तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक चोर तीसरी मंजिल पर ज्वेलरी शॉप में स्पाइडरमैन की तरह चढ़ गया। उसके सामने करोड़ों के सोने चांदी के गहने रखे थे, लेकिन उसने केवल अपनी ज़रूरत के हिसाब से महज 1 लाख रुपए के गहने चुराए। दोस्तों, आज हम जिस चोर की कहानी आपको सुना रहे हैं, उस चोर ने लगभग 2 हफ्ते तक एक पूरे शहर में पुलिस की नाक में दम कर रखा था। सिर्फ नाक में ही दम नहीं कर रखा था, बल्कि पुलिस के 2 हफ्तों तक एक सवाल का जवाब भी नहीं मिल रहा था। आखिर एक चोर ज्वेलरी की दुकान में घुसा कैसे? क्योंकि सारे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, नीचे से ऊपर जाने के रास्ते बंद, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई काट पीट नहीं, कोई ताला नहीं टूटा और ना ही कोई दरवाजा टूटा और ना ही कोई शीशा। लेकिन फिर भी शोरूम तक चोर पहुंचा तो कैसे? ये कहानी 28 नवंबर 2023 की है। कोयम्बटूर में एक बहुत ही मशहूर जो मार्केट के तीसरी मंजिल पर है। ग्राउंड फ्लोर पहली मंजिल, दूसरी फ्लोर पर कोई और दुकान, तीसरी मंजिल पर यह ज्वेलरी शॉप है और काफी मशहूर है। वहाँ पर लाखों रुपए के जेवर पड़े रहते हैं, लोग खरीदारी करने आते हैं। 28 नवंबर की बात थी, दुकान अपने वक्त पर बंद हुई। अगले दिन 29 नवंबर की दुकान सुबह खुली हुई। सारे स्टाफ पहुंचे, मालिक पहुंचे। जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कुछ चीजें बिखरी हुई। ताला खोलकर अंदर गए, खिड़कियां भी देखी, खिड़कियां भी बंद है, लेकिन कुछ ऐसा लगा जैसा कोई अंदर आया हो। सब सामान अपनी जगह पर, फिर भी कुछ शक सा लगा। अब उन्हें लगा अपनी सारी चीजों को गिनना शुरू करना चाहिए। जो गहने थे चांदी के, सोने के, उसको देखना शुरू कर दिया। जहाँ कैश रखा जाता था वहाँ पर देखा। कैश आमतौर पर वहाँ नहीं रखते थे। कैश हमेशा बैंक में जमा करा देते थे या शाम को मालिक अपने साथ घर ले जाते थे। तो कैश तो दराज में था नहीं। सिर्फ यह लगा कोई तो आया और कुछ हुआ। और इत्तेफाक से जो सीसीटीवी कैमरा है, जब उसको देखा गया तो उसमें एक शख्स नजर आया और वह दुकान के अंदर है। दुकान के अंदर तमाम दरार खोलकर नकदी ढूंढ रहा है, बाकी आभूषणों को देख रहा है, एक तरह से निहार रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसके सामने करीब 450 लाख के गहने पड़े हुए थे। दुकान के आसपास कोई उसे रोकने वाला भी नहीं था, लेकिन उसको देखने से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने चारों तरफ देखा। पहले उसने कैश ढूंढा, कैश नहीं मिला। इसके बाद उसने तमाम जेवर के डब्बे उठाए। वो चाहता तो उन सारे 450 लाख के जेवर को उठाकर अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कुछ थोड़े से जेवर उठाए और हाथ में रखकर उसका वजन अंदाजने लगा। यह सब कैमरे में कैद था। और फिर 2-4 ऐसे जेवर जो उसके वजन के हिसाब से उसे लगा कि उसका काम हो जाएगा, उसने जेब में रख लिए और बाहर निकल आया। ये सब सीसीटीवी कैमरे में पता चला कि दुकान की तीसरी मंजिल पर एक खिड़की थी, पर छोटी सी। लेकिन खिड़की के अलावा दीवार और ऊपर दीवार, मतलब किसी के आने जाने का कोई रास्ता नहीं। बिना सीढ़ी लगाए या फिर किसी और जरिए से एक इंसान स्पाइडरमैन बनकर ही इस दीवार पर चढ़ सकता था। चोरी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई और देखा कि कोई अनजान शख्स दुकान में घुसा था, लेकिन शुक्र है दुकान में 450 लाख के आभूषण थे, वह सलामत है। कुछ 2-4 आभूषण ही गायब थे। फिर भी पुलिस को इत्तला की गई ताकि आगे कभी ऐसा ना हो। पहले तो पुलिस को लगा कि यह दुकानदार का शक है, मतलब वहम है, वहाँ कोई आया चोरी की। लेकिन फिर भी सीसीटीवी जो कह रहा है, क्या वह सच है? लेकिन पुलिस का दिमाग घूम गया कि चोर आया दिख भी रहा है, उसके सामने सब है, फिर भी कुछ उठा नहीं रहा। वह पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। पहले कैश ढूंढ रहा था, गल्ला खोलने की कोशिश कर रहा था, फिर हाथ में ज्वेलरी लेकर बार बार वजन कर रहा था। और वह चाहता तो अपनी जेब में ही आराम से 2-4 किलो तो रख कर ही ले जाता, लेकिन उसने मुश्किल से कुछ 100 ग्राम, बल्कि 100 ग्राम भी ज्यादा बोल दिया, उससे भी बहुत कम उसने अपनी जेब में रखे और चला गया। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। जिस विंडो से वह आया था, उसी विंडो से पुलिस ऊपर से झांकती है, तीसरी मंजिल से नीचे की ओर झांकती है, लेकिन देखते हैं कि गहराई भी बहुत ज्यादा है।
तो कोई कूदकर भी नहीं भाग सकता। अगर कोई इस तरह से करेगा तो उसके हाथ पैर जरूर टूट जाएंगे। पुलिस को ये माजरा समझ नहीं आ रहा था, ना कोई रस्सी ना कुछ जिसके सहारे घुसे। फिर पुलिस ने कहा, चलो एक डेमो करते हैं। उन्होंने अपने हट्टे कट्टे सारे पुलिस वालों को इकट्ठा किया और कहा कि एक काम करो, तुम लोग स्पाइडरमैन बनकर दीवारों को पकड़ पकड़ कर चढ़ो, जैसे लोग पहाड़ों पर चलते हैं चोटियों तक जाने के लिए। लेकिन वहाँ तो ऊबड़ खाबड़ पत्थर भी होते हैं जो सपोर्ट के तौर पर यूज होते हैं। यहाँ तो दीवार बिल्कुल चिकनी है और कहीं ना उसमें कोई होल है ना कोई सपोर्ट सिस्टम। तो कुछ पुलिस वालों को खड़ा किया गया डेमो के लिए कि तुम ऊपर चढ़कर दिखाओ। पुलिस वाले चढ़ रहे थे, लेकिन 4-5 फीट से ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाए और धड़ाम से नीचे आकर गिर गए। एक बार तो सब लोग नाकाम हो ही गए। तो फिर पुलिस को लगा यह मुमकिन कैसे है, लेकिन कैमरा गवाही दे रहा है कि ये सच है। ज्वेलरी शोरूम के मालिक की शिकायत पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने 10 टीमें बनाई। इसमें 47 पुलिसकर्मी शामिल थे। उस अनोखे चोर को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने 350 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इत्तेफाक से उसमें एक चेहरा मिल गया। फिर उस चेहरे की इमेज को अलग अलग थानों में भेजा गया। जब थानों में भेजा गया तो एक थाने से खबर आई, हाँ यहाँ पर एक इंसान इसी शक्ल का यहीं रहता है, लेकिन इसका कोई आपराधिक मामला नहीं है और ना ही ये कोई चोर है, ठीक ठाक है, यह हमारे इलाके में ही रहता है। इसका नाम विजय मुनिरत्नम है, उम्र करीब 26 साल। पुलिस ने कहा कि जो ये चेहरा है, सीसीटीवी से उसका कद काठी सब मिल रहा है। लोगों को दिखाया गया। पुलिस उसके मोहल्ले में जब तक पहुंची, वहां के लोगों से पूछताछ करी तो लोग कहने लगे, हाँ ये तो विजय है। अब पुलिस विजय का घर ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंची। इत्तेफाक से घर में उसकी पत्नी और एक 7 महीने की बच्ची थी। पुलिस ने घर की तलाशी ली। वहाँ 4-5 गहने गायब जो हुए थे वह विजय के घर से बरामद हो गए। अब चोरी का माल बरामद तो हुआ था और उसकी बीवी के पास से पुलिस उसकी बीवी को थाने ले आई। चोरी का माल था, बाप फरार है, पत्नी अकेली है, बच्चा छोटा है। बच्चे को कहाँ छोड़ा जाए, तो उसकी बीवी ने अपनी बच्ची को अपने पास रखने की गुहार की। 7 महीने का बच्चा है, बच्चा किसके पास रहेगा? माँ ने कहा, बच्चा मेरे साथ रहेगा। तो 7 महीने का बच्चा भी बिना कसूर के अपनी माँ के साथ जेल में पहुँच गया, तो बच्चे को भी उसके साथ ले गए। अब उसकी पत्नी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब इधर उधर पुलिस विजय की तलाश कर रही थी। अब विजय और पुलिस के बीच में लुका छुपी का खेल शुरू हो गया और अगले 14 दिनों तक यह खेल जारी रहा। इन 14 दिनों में 2-4 ऐसे मौके आते हैं जब विजय फिर से स्पाइडरमैन बनता है। पुलिस को पता चला कि विजय उसी के इलाके में एक जंगल में है। वहां पर उन जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। पुलिस की टीम का मुखबिर जिसने बताया कि विजय उसी जंगल में मौजूद है, लेकिन विजय पुलिस की आंखों में चकमा देकर बार बार निकल लेता था। अब पुलिस धीरे धीरे उसके रिश्तेदारों की सूची बनाती है और उन सारे लोगों के फोन नंबर और सारी जानकारी निकालती है। अब सब पर नजर रखी जाती है। तो अचानक एक मुखबिर खबर देता है कि विजय अपने चचेरे भाई के घर पर है। लेकिन पुलिस चचेरे भाई के घर पर जब तक जाती है, विजय को पता चल जाता है और 15 फुट की दीवार, पुलिस दूसरी तरफ और विजय स्पाइडरमैन की तरह दीवार फांदकर अंधेरे में गायब हो गया। वो पकड़ा नहीं गया और दूसरी तरफ से भाग गया। तो ऐसे 2-4 मौके और आते गए। विजय भागता रहा, पुलिस परेशान। इस बीच में जितने भी रिश्तेदार हैं और उसके दोस्तों के फोन नंबर पुलिस ने ट्रेस कर लिए। क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है। आखिर कब तक भागेगा? कभी ना कभी तो किसी रिश्तेदार को संपर्क करेगा। बीवी जेल में है, बाकी रिश्तेदार और दोस्त बचे। सबके मोबाइल को पुलिस ने ट्रेस भी कर लिया और साथ ही धमकी दी कि अगर वह संपर्क करे तो हमें जरूर बताना। अब वक्त बीत रहा था। विजय का अपना फोन था, उसका लोकेशन जंगल दिखा रहा था। जब पुलिस की टीम वहां सर्च करते हुए पहुंची तो उसका फोन टूटा फूटा जंगल में पड़ा हुआ था। इसका मतलब था कि विजय को पता था कि पुलिस फोन के जरिए उस तक पहुंच जाएगी। अब पुलिस की टीम विजय की गिरफ्तारी के लिए विजय को इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन विजय हाथ नहीं आ रहा था।
एक रोज अचानक पुलिस को पता चला कि विजय के एक रिश्तेदार के पास एक फोन आया है और जब फोन का लोकेशन देखा गया तो पता चला कि चेन्नई के मरीना बीच से ये फोन आया है। कोयम्बटूर पुलिस ने वहां की चेन्नई पुलिस से संपर्क किया और सारा लोकेशन भेजा, उनको बताया और कहा वहां जाओ, ये नंबर मरीना बीच का है और विजय वहीं है। चेन्नई पुलिस की टीम पहले से ही मरीना बीच में तैनात रहती है। उनको सूचित किया गया तो वे अगले कुछ ही मिनट में उस जगह पर पहुंच गए जहां का नंबर और लोकेशन भेजा गया था। पता लगाया गया, लोकेशन का पता चला तो वह गोलगप्पे वाले का था जो पानी पूरी बेच रहा था। पुलिस की टीम ने कहा इस नंबर से कॉल किया गया है। उसने कहा साहब एक शख्स आया था, काले कपड़े पहने हुए थे। उसने कहा उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, उसको अपने घर पर अर्जेंट बात करनी है। मैंने भी इंसानियत के नाते फ़ोन दे दिया। अब पुलिस को इतना तो मालूम हो गया कि वो यहीं कहीं पर है और गोलगप्पे वाले ने बताया कि वह भाई तो यहाँ से निकल गया है। कुछ घंटे के बाद एक और रिश्तेदार के पास फ़ोन आया। अब इस बार चेन्नई में एक दूसरा लोकेशन था। चेन्नई पुलिस को फिर अलर्ट किया गया और इस लोकेशन पर जाओ। पुलिस वहां पहुंची तो जिस बंदे के पास से फोन आया था, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा साहब मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, एक नौजवान आया, काले कपड़े पहने हुआ था और उसने मुझे कहा कि मुझे अपने घर पर एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जो मुझे अपने फ़ोन से बात करने देंगे। फिर मेरे सामने ही उसने फ़ोन मिलाया और फ़ोन पर बात करके मुझे फ़ोन वापस करके चला गया। पुलिस के हाथों से यह मौका भी निकल गया। फिर एक तीसरे नंबर पर उसने अपने दोस्त से बात की। कहता है यार मैं बहुत परेशान हूँ और मैं जल्दी ही एक नया नंबर लेकर तुमसे बात करूँगा। घबराना नहीं, और अपने बीवी बच्चों की जानकारी ले रहा था। चेन्नई पुलिस को तीसरी बार अलर्ट किया गया। पता चला उसी इलाके में एक और राहगीर था जिसके नंबर से उसने फिर से अपनी जान पहचान वाले से बात करी थी। पुलिस पहुंची, उसने भी वही कहानी सुनाई कि मैं गुजर रहा था, रास्ते में था, एक शख्स काले कपड़े पहने हुआ था। उसने मुझसे फ़ोन पर बात करने के लिए प्रार्थना की। मैंने अपना फ़ोन दे दिया और वह बात करके यहाँ से चला गया। इस तरह वह दिन भी निकल गया। इस तरह वह बार बार अपने किसी न किसी रिश्तेदार से फ़ोन पर बात कर रहा था, मतलब कि वह पुलिस से एक कदम आगे चल रहा था। पुलिस अलर्ट थी। जहाँ जहाँ वह फ़ोन करता था पुलिस मुस्तैदी के साथ वहाँ पहुँच जाती थी। इस तरह से उसने 10-12 कॉल किए थे। हर बार किसी न किसी अजनबी का फ़ोन लेकर वह अपने रिश्तेदारों से बात कर ही रहा था। आखिरकार पुलिस ने इस बारे में एक मीटिंग की और इस नतीजे पर पहुंचे कि वह कब तक हर किसी से फ़ोन मांगकर बात करेगा। वह ज़रूर किसी न किसी तरह नई सिम को लेने की कोशिश करेगा। नई सिम को लेने के लिए फ़ोन की दुकान पर जाएगा। पुलिस के लिए चुनौती भरा काम था। पुलिस ने अपना नेटवर्क चारों तरफ फैला दिया था। हर जगह जहाँ जहाँ मोबाइल शॉप थी, सिम शॉप थी, वहाँ वहाँ पुलिस की टीम को भेजा गया और बोला जाओ देखो, कोई भी यहाँ अजनबी एक सिम खरीदने ज़रूर आएगा। और जहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाई वहाँ के तमाम लोगों को संपर्क करके बताया और कहा जो भी ग्राहक कोई नई सिम लेने आए तो उसकी पूरी डिटेल लेना, और कोई अजनबी अगर आता है तो पुलिस को ज़रूर सूचित करे। पुलिस की मेहनत रंग लाई। अब एक दिन विजय सिम शॉप में जा ही रहा था कि पुलिस की टीम वहां पर पहले से बैठी थी। अब विजय ने कपड़े भी बदल लिए थे क्योंकि उसे पता था कि ये काले कपड़े पुलिस की नज़र में हैं। इसीलिए उसने अपने कपड़े बदल लिए क्योंकि वो पहले से ही उन काले कपड़ों में सीसीटीवी में कैद था। इसीलिए उसने अपना हुलिया ही बदल लिया। वह अब जीन्स और टी शर्ट में आ गया। अब वह सिम लेने के लिए एक सिम शॉप पर जाता है और जैसे ही सिम खरीदता है अपना नाम बताता है। वहां पर पहले से तैनात चेन्नई पुलिस जो उस दुकान में बैठी हुई थी उसे धर दबोच लेती है। अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आखिर कोयम्बटूर पुलिस के अलर्ट के बाद चेन्नई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। वारदात के बाद करीब 2 हफ्ते तक चूहे बिल्ली की दौड़ खत्म हुई। विजय पकड़ में आ गया और थोड़ी देर में ही वह बता देता है कि वही विजय है, विजय मुनिरत्नम। अब उसे लेकर पुलिस टीम थाने में पहुंच गई जहां का ये एक केस था। इस केस की चर्चा तमाम मीडिया में भी चल रही थी।
एक ऐसा केस जिसने सुरक्षा की सारी चीजों को दरकिनार करके दीवार के सहारे दुकान के अंदर घुसने की हिम्मत करी, मतलब स्पाइडरमैन बनकर। लोकल मीडिया में स्पाइडरमैन की दैनिक खबरें छप रही थी और वो गिरफ्तार नहीं हो रहा था, जिसके कारण पुलिस पर प्रेशर भी था। अब पुलिस ने चोर को पकड़ तो लिया। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ शुरू हुई तो पहले तो उसकी पूरी कुंडली निकाली गई। फिर उससे पूछा गया कि तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, ठीक ठाक हो, छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट पालते हो, तो तुमने ये सब क्यों किया। जब उसने पूरी वजह बताई तो पुलिस वाले एक बार फिर हैरान हो गए। अब तक तो उसके चोरी के तरीके से हैरान थे कि एक शख्स तीसरी मंजिल तक कैसे जा सकता है, और वो भी रेंगता हुआ। लेकिन जो चोरी की वजह थी वो उससे भी ज्यादा दिल दुखाने वाली थी। उसने कहा, साहब मुझे 1 लाख रुपए की बहुत जरूरत थी। मैंने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदा था ताकि अपनी बीवी और बच्चों के लिए वहाँ एक छोटा सा घर बना सकूं और किराए के पैसे बच जाएं। तो मैंने उस छोटे से टुकड़े को खरीदा, कुछ पैसे भी दे दिए। 1 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। मैंने बहुत से लोगों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन मैं कुछ गलत काम नहीं करना चाहता था। उसने कहा, मैंने कुछ दिन एक मोबाइल शॉप में भी काम किया तो मुझे लगा कि अगर मैं वहाँ कुछ मोबाइल चोरी कर लूँ तो शायद 1 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि मुझे उतनी ही ज़रूरत थी। लेकिन मोबाइल शॉप में तो हमेशा भीड़ रहती थी, तो मुझे मोबाइल शॉप में चोरी करने का इरादा छोड़ना पड़ा। मोबाइल शॉप में काम करते हुए उस पर नज़र रखते हुए मैंने देखा कि सामने एक ज्वेलरी शॉप थी जो तीसरी मंजिल पर थी। उसने कहा, एक दिन उस जगह का मुआयना करने के लिए एक दिन मैं वहां पर ग्राहक बनकर गया और मैंने चारों तरफ का मुआयना किया। मैंने देखा कि एंट्री का रास्ता एक ही था जहां से जाया नहीं जा सकता। फिर मैंने तीसरी मंजिल के बाहर एक छोटी सी खिड़की देखी और वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, इसके लिए मैंने 14 दिन तक प्रैक्टिस की। उसके बाद तो दीवार के बीच में स्पाइडरमैन की तरह चढ़ गया। बाहर से अंदर जाने के लिए तीसरी मंजिल पर एक बस छोटी सी खिड़की ही थी। दीवार चिकनी थी और दीवार को अपने हाथों से पकड़कर पैरों के सहारे रेंगते रेंगते मैं ऊपर की तरफ जा सकता था। उसने कहा कि मैंने तय किया कि मैं इस ज्वेलरी शॉप से कुछ जेवर ही चुराऊंगा, लेकिन जेवर का आइडिया बात का था। उसने पहले तय किया था कि मैं 1 लाख रुपए तक का ही कैश लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। वह बोला, 28 नवंबर की रात थी, वहाँ बहुत सन्नाटा था। मैंने खिड़की पहले से ही देख ली थी तो मैं पीछे की दीवार से खिड़की के पास दीवार पर रेंगते हुए चढ़ने लगा। खिड़की खोल ली, अंदर गया। सबसे पहले मैंने ड्रॉर खोल कर देखा तो मैंने उसमें देखा नकदी नहीं थी। इधर उधर ढूंढने लगा, पैसे नहीं मिले। मेरे सामने चारों तरफ सोने चांदी के जेवर पड़े हुए थे, पर उसने कहा, मुझे एक बार भी लालच नहीं आया कि मैं सारे गहने उठा कर ले जाऊं। फिर उसने कहा, मुझे ये अंदाजा भी नहीं था कि मैं कितना ले जाऊं कि उसे बेचकर 1 लाख रुपए का इंतजाम कर सकूं। हाँ, सोने का भाव मुझे मेरी बीवी की वजह से पता था। सोना इधर महंगा है, 50-60 हजार का 10 ग्राम आता है। उसने आगे कहा कि अगर मैं 20-30 ग्राम सोना उठा लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसने कहा, मैंने एक बार घर में बीवी के गहनों को हाथों में वजन लेकर अपने हिसाब से तोला था, सो मैंने उस हिसाब से कुछ 1 लाख रुपए के गहने उठा लिए और जेब में रखे वापस उसी खिड़की के रास्ते से नीचे आ गया। अब पुलिस वाले ये सोच रहे थे, कानून कहता है कि इसको अंदर कर दो क्योंकि इसने चोरी की है, लेकिन इंसानियत कहती है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही इसने चोरी की है। लेकिन जुर्म तो जुर्म है, सज़ा तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन पुलिस वालों ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया और इसकी कलाकारी मतलब स्पाइडरमैन और दूसरी तरफ उसकी नेक नियत को जितनी उसकी ज़रूरत थी उसने उतना ही लोगों से मांगा था। उसने उतना ही सामान चोरी किया जितना उसको ज़रूरत थी। अगर वह चाहता तो पूरी दुकान लूट सकता था। 450 लाख की एक बहुत बड़ी डकैती हो जाती, लेकिन पुलिस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कोई भी इस तरह से दुकान में घुसकर चोरी भी कर सकता है। फिर पुलिस ने उससे डेमो मांगा और उसे उसी जगह पर ले गए। उसने उसी तरह दीवार पर चढ़कर दिखाया जैसे स्पाइडरमैन की तरह। पुलिस वालों के सामने ही वो तीसरी मंजिल पर दोबारा चढ़ गया, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। अब सब कुछ साबित हो गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और उसकी पत्नी और बेटी को जमानत दे दी।
तो ये थी कहानी स्पाइडरमैन की, जो एक तरीका था और एक दूसरा मकसद। तो यह भी कह सकते हैं कि ईमानदार चोर कि मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतनी ही चीज़ चुराई। ऐसे तो किस्से कहानी में ही सुनने को मिलता है, लेकिन आज एक यह असली कहानी है तमिलनाडु की। पुलिस के पल्ले पहली बार एक ईमानदार लेकिन शातिर चोर पड़ा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।